Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Bikku Barnwal. Today we are going to discuss about the chapter The Sermon at Banaras. इसमें बेसिकली गौतम बुद्धा की एक थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है दैट हाउ डिड ही गेट द इनलाइटमेंट इन हिज लाइफ एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, the lady who was just seeking for the life of her child with the help of a handful mustard seeds. तो इस चैप्टर को आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जो कि आगे हम लोग देखते जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में पहले दिया हुआ है कि गौतम बुद्धा जो उनकी लाइफ है वो स्टार्ट होती है 563 बीसी और से 483 बीसी तक। पहले तो इनका प्रिंस के तौर पे जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था और इनका जन्म नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था। 12 ईयर की एज में इनकी स्कूलिंग हुई थी और ये स्कूलिंग कहाँ हुआ था तो हिंदी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में, ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया गया था। 12 साल की उम्र में गए थे और 4 साल तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद इन्होंने वापस आकर एक प्रिंसेस से शादी हुई इनकी। उसके बाद एक लड़का हुआ और 10 साल के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयलिटी, मतलब 10 साल तक वो रॉयल यानी राजशाहों की तरह उन्होंने ज़िंदगी व्यतीत की। लेकिन अब जब इनकी कहानी जो आती है वो एक हंटिंग के तौर पे जाते हैं, हंटिंग के लिए उस वक्त की ये कहानी बताई गई। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 ईयर्स के थे और प्रिंस थे, तब उन्होंने कुछ चीज़ें गौर की। वो क्या था तो सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सफ़र हो रहे हैं उसके कारण। और ये कब, जब हंटिंग के लिए गए थे। क्या क्या वो देखे थे तो सिक मैन यानी एक बीमार आदमी, एक एजेड मैन देखे थे और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखे थे। प्रोसेशन मतलब यहाँ पे क्या है तो जो मरने के बाद लोगों का समूह जाता है वहाँ पे उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहा गया है, ठीक है। फाइनली क्या देखते हैं, मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब एक जो सन्यासी है वो अपने लिए भिक्षा मांग रहा है। अब ये जो साइट है, ये जो दृश्य है, उनको बहुत ही काफ़ी अलग फील कराता है और वो चाहते हैं इनलाइटमेंट कि वो किस तरीके से उन्हें हाई स्पिरिचुअल नॉलेज मिले। यहाँ पे इनलाइटमेंट का आपका मीनिंग भी दिया हुआ, स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ों को, सारे दुख को विटनेस करते हैं तो वो 7 साल तक घूमते हैं, इधर उधर रखते हैं। लेकिन फाइनली वो एक पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे वो बैठते हैं और जब वहाँ पीपल के पेड़ के पास बैठते हैं तो जो इनलाइटमेंट है, जो स्पिरिचुअल हाई स्पिरिचुअल नॉलेज है, उन्हें 7 दिन में उन्हें प्राप्त होता है। मतलब कि एक्चुअली में ये 7 दिन क्या था तो 7 साल वो भटके थे इधर उधर और 7 दिन यानी 7 साल 7 दिन के बाद इन्हें इनलाइटमेंट मिला था। जब इन्हें इनलाइटमेंट मिला तो उस ट्री का नाम जो पड़ा वो बौद्धि ट्री पड़ा या ट्री ऑफ विजडम पड़ा, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसे उसी तरीके से देखते जाइएगा। बिगन टू टीच, अब ये जो उन्हें शिक्षा मिली, ठीक है, उसे वो सबको सिखाना स्टार्ट कर दिए। उनकी जो नई अंडरस्टैंडिंग थी किस तरीके से बौद्धिस्ट धर्म में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो स्टार्ट किए उपदेश देने। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जो यहाँ पे सरमन भी एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, रिलीजियस और मोरल टॉक अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। अगर मोरल है तो अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन होना चाहिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और उसी वक्त से जब वो अपना उपदेश देने लगे तभी से वो क्या किस नाम से जाने लगे तो द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। अब यहाँ पे पहला जो उपदेश दिया था उन्होंने कहाँ दिया था तो बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, दैट sermon has preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. inscrutable का ये मीनिंग समझ लीजिए, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो जो सफरिंग है पूरे वर्ल्ड में, हम लोग किसी भी तरीके को समझ नहीं सकते कि ये दुख क्यों आता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल
कि अगर दुख आता है तो उससे हम लोग कैसे निकले। यहाँ पे द सरमन एट बनारस में दिया हुआ है, इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किस्सा गौतमी का। आप लोगों ने बचपन में भी कई बार इनका स्टोरी सुना होगा, लेकिन फिर से आप यहाँ पे सुन लीजिए, जो कि बाद में कुछ अलग से बातें बताई गई है। आपको स्टोरी बस यही पता होगा कि किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी होती है जिनका एक सन होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। गौतम बुद्धा के पास वो जाती है लाइफ वापस लेने के लिए। तो गौतम बुद्धा क्या कहते हैं, अब हैंडफुल मस्टर्ड सीड लाना है। अगर वो कहाँ से लाना है उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो वो जहाँ पे किसी के घर में डेथ नहीं होती है, ठीक है, वहाँ से। लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी ना किसी का डेथ ना हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए वो हार जाती है। हम लोग कहानी बचपन में यहीं पढ़े, लेकिन इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और ऐड किया गया है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, ठीक है। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने मरे हुए बच्चे को हर पड़ोसी के पास ले जाती है और क्या पूछती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए पूछती है। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। और लोग क्या कहते हैं कि वो अपना सेंस खो चुकी है। क्यों खो चुकी है? क्योंकि एक मरे हुए बच्चे को या मरे हुए इंसान को या मरे हुए एक प्राणी को जिंदा नहीं किया जा सकता, और वो मरा हुआ लड़का था। एट लेंथ अब क्या सोचती है किस्सा गौतमी कि किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। किस्सा गौतमी से एक और इंसान मिलता है। इतना जिद करने के बाद किस्सा गौतमी को वो बताते हैं कुछ बात। वो क्या रहता है, आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, आई कांट गिव यू मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। इसका मतलब यहाँ पे है दी और दाई जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन एक फिजिशियन है जो दे सकता है। वो इनडायरेक्टली जो पर्सन था वो गौतम बुद्धा के पास किस्सा गौतमी को भेजना चाहता था ताकि उसे सीख मिल सके कि वो कैसे जिंदा रहे, ठीक है, बिना अपने बेटे के। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्यमुनि द बुद्धा। अब कहाँ जाना था इनको जो किस्सा गौतमी है उनको बुद्धा के पास जाना था। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। वहाँ पे जाती है और मेडिसिन मांगती है जो कि उसके बच्चे को सही कर सकता है। गौतम बुद्धा आंसर करते हैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड मतलब क्या, राई कहते हैं कई लैंग्वेज में, इंडिया में ही, और कई लैंग्वेज में सरसों कहते हैं, ठीक है। तो एक मुट्ठी भर उसे राई चाहिए था या सरसों चाहिए था। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट। अब वो खुश हो गई क्या कि अब अगर एक मुट्ठी सरसों अगर मिल जाए या राई मिल जाए तब तो उसका बच्चा जो है वो जिंदा हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे जिंदा होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ और कंडीशन होगा। तो यह कंडीशन में ये बताते हैं बुद्धा दैट द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। अब ऐसे घर से लेना है मस्टर्ड सीड जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो। नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। ना ही किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, ना ही हस्बैंड की, ना ही पेरेंट्स की, ना ही फ्रेंड की, बेसिकली किसी की नहीं हुई हो, ठीक है। Poor Kissa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed. अब यहाँ पे किस्सा गौतमी जब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक घर से दूसरे घर लोगों के पास जाती है तो उस पर दया आकर लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ये लो एक मुट्ठी भर सरसों का बीज ले लो। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, when she asked, लेकिन जब वो पूछती है did a son or daughter or father mother die in your family, they answered her alas। अब यहाँ पे जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में किसी बेटे, किसी बेटी, किसी पिता, किसी माँ, तुम्हारे घर में क्या डेथ हुई है किसी न किसी की, तो हर कोई वो लोग आंसर कर रहे होते हैं। क्या आंसर कर रहे होते हैं? अल्लास द लिविंग आर फ्यू। बड़े दुख की बात है कि बस कुछ ही बचे हुए हैं, बट द डेड आर मेनी। लेकिन जो मरे हैं वो कई लोग मरे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के दादा, किसी के दादी, किसी का बेटा, किसी का भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का डेथ हुआ होगा, और लोग बस 3, 4, 5, 6 ही बचे घर में। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। और ये भी उन्हें रिमाइंड करवाते हैं
कि ये जो दुख है ना, जो लोग मरे हैं, अब प्लीज उसे रिमाइंड नहीं कराइए, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत गहरा दुख है। डीपेस्ट ग्रीफ मतलब गहरा दुख, ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और वहां पे कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पे किसी ना किसी का डेथ हुआ था, ठीक है। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब किसा गौतमी को के पास कोई आशा नहीं बचा था, ना ही कुछ बचा था कि अब क्या होगा, कहाँ से मिलेगा। खैर, अब वो अपसेट जब हो गई तो क्या हुआ, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। तो वो रास्ते के बगल में जहाँ पे लाइट्स लगी थी, स्ट्रीट लाइट, वहाँ पे बैठ गई वो। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड व एक्सटिंग्विश्ड अगेन। जैसे वो फ्लिकर कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी जितनी भी लाइटें लगी थी, और उसके बाद बुझ जा रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट रेंज एवरीवेयर। और जो डार्कनेस था रात का, वो धीरे धीरे हर जगह अपना साम्राज्य बैठा दिया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट their lives flicker up and are extinguished again। तो वहाँ पे जो लाइफ है, इस फ्लिकरिंग जो है, ये लाइट जो फ्लिकर कर रही थी, उससे सबको समझ में आ गया, किशा गौतमी को, कि जितने भी मनुष्य हैं सबका यही हाल होता है। धीरे फ्लिकर करते हैं और फ्लिकर करने के बाद, ब्लिंक करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। एंड शी थॉट ऑफ हर सेल्फ। और तब उसे जाकर समझ में आता है कि वो कितनी सेल्फिश थी अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल। ये जो डेथ है, मृत्यु है, वो समान है सबके लिए। कोई भी हो, कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, उसके लिए मौत क्या है, समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन। अब वैली ऑफ डिसोलेशन मतलब समझ लीजिए, एन एरिया विच इज फिल्ड विथ डीप सॉरो। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो क्या है, वैली ऑफ डिसोलेशन है। मतलब कि ये एरिया ऐसा है, ये पूरा वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे डीप सॉरो हर जगह मिलेगा आपको। देयर इज अ पाथ। अब इस दुख के जगह में यहाँ पे एक पाथ है, एक रास्ता है। किस चीज़ का रास्ता, दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी। एक इमोरलिटी मतलब जहाँ पे हम लोग, पहले मॉर्टल मतलब समझ लीजिए। मॉर्टल मतलब क्या होता है, मरणशील होता है, ठीक है। और इमोरलिटी मतलब क्या, कि जो मरे नहीं। तो यहाँ पे जिस चीज़ की मरने की नहीं बात की जा रही है, वो क्या है, सेल्फिशनेस। अगर आप सेल्फिशनेस को त्याग देते हैं तो आप सभी चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इमोरलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, ठीक है। अब आगे बुद्धा का लाइन है। बुद्धा कहते हैं, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड ट्रेवल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। जो लाइफ है मॉर्टल का, मरणशील मनुष्य का या प्राणी का, वो हर वक्त किसी ना किसी ट्रेवल में रहेगा। एक ब्रीफ रहेगा उसका, वो कंबाइन रहेगा, दुखों के साथ वो रहेगा। बिना दुख के वो रह ही नहीं सकता, किसी ना किसी तरीके का उसे दुख मिलेगा ही मिलेगा। फॉर देयर, किस लिए, तो फॉर देयर इज एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा नहीं है जो कि मरने को अवॉइड कर सकता है। जो जन्म लिया है उसे मरना तय है। आप अब कब मर सकता है, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। जब ओल्ड एज हो जाएंगे तब मर सकते हैं। ऑफ सच अ नेचुरल आर लिविंग बींग्स। और इसी तरीके से जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक में रहने का तरीका है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। अब यहाँ पे जो पके हुए फल होते हैं ना, वो काफ़ी जल्दी गिरने में के खतरे में रहते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। और इसीलिए जितने भी जन्म लिए हैं वो कभी ना कभी मरेंगे, ये तो तय रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter in being broken, so is the life of mortals। जैसे कि earthen vessels मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से मरणशील व्यक्ति का, मरणशील मनुष्य का, मरणशील प्राणी का लाइफ भी बिल्कुल उसी तरीके से रहता है। जहाँ से वो आए हैं वो वापस चले जाएंगे। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स, दोनों, जो यंग हैं, एडल्ट हैं, मतलब बच्चे हैं, और जो बड़े हैं, वो लोग, उनका भी डेथ है कभी ना कभी। जो मूर्ख हैं, जो वाइज मतलब देखिए, फूल मतलब मूर्ख और वाइज मतलब चतुर। तो जो मूर्ख हैं और फूल हैं,
या फिर वाइज हैं या फिर चतुर हैं, उनका भी डेथ है। ऐसा नहीं है कि जो मूर्ख है वो पहले मरेगा और जो चतुर है वो बाद में, या जो चतुर है वो बाद में पहले मरेगा और मूर्ख बाद में। ठीक है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। हर कोई इस मरणशील प्रक्रिया में वो आएगा ही आएगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा में, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ। अब जो इस चीज से निकल गया है वो क्या है? डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। वो लाइफ जिंदगी से भी निकल गया। जब तक जिंदगी है तब तक मौत नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन एक बार मौत आ गई तो फिर जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिल सकती। जिंदगी चल रही है साथ में तो मौत का खतरा बना है, लेकिन जब मौत आ गई तो जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके बाद मौत का खतरा रहता ही नहीं है, क्योंकि वो मौत पूरे जीवन में एक बार ही आना है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। एक जो पिता है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता मौत से। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, नहीं जो रिश्तेदार हैं उसके रिलेशंस में जो हैं वो भी बचा सकते। मार्क, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब कहा जा रहा है, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली। यहाँ पे जब भी आप डीपली वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। अब जैसे यहाँ पे आप जैसे जैसे आप समय आते जाएगा, हर एक मॉर्टल्स, हर एक मरणशील प्राणी जरूर मरेगा। जैसे कि एक ऑक्स किस तरीके से स्लॉटर के यहाँ काम करता है, जैसे बारी बारी जानवर आते हैं और उसका स्लॉटर होता है। स्लॉटर मतलब जान से मारना किसी को, ठीक है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। अब यहाँ पे अफ्लिक्टेड का मीनिंग दिया हुआ है, क्या है? अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। सो इसलिए अब जो वर्ल्ड है वो क्या है, किस चीज़ से मिला हुआ है? तो डेथ और डिके से। इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौत ही और डिके ही आएगा, इसके साथ आपको सफ़र भी करना होगा, डिजीज भी होगा, पेन भी होगा, ठीक है, रोग भी हो सकता है, आप उससे परेशान भी हो सकते हो, उससे दर्द भी हो सकता है। लेकिन देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। जो चतुर रहते हैं या फिर विद्वान रहते हैं वो क्या करते हैं, इससे वो दुखी नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में टर्म्स हैं, जो शर्त है जीवन में रहने का, उसको जानते हैं कि अगर किसी की डेथ हुई है तो ये एक सच्चाई है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते, ना ही उसे दोबारा जिंदा कर सकते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना ही रोने से, ना ही दुख करने से कोई शांत दिमाग को पा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर वो रोएगा और दुख जताएगा तो उसका जो दिमाग है शांत रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, और उसका अपोजिट उल्टा क्या होगा? हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। उसका जो दर्द है ना वो और ज़्यादा होगा, और उसका बॉडी जो समझेगा कि ये इसे दुख में ही रहना है, हमें रोते ही रहना है, तो उसका जो बॉडी है वो भी सफ़र करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो खुद को बना लेगा, क्या? बीमार बना लेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। अब जो मरे हुए हैं वो इनका सॉरो नहीं एक्सप्रेस देख सकते हैं, जो एक्सप्रेस हो रहा है दुख उनको नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ना ही कंप्लेंट, ना ही दुख, कुछ भी नहीं। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं समझ सकता। ये he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। अब वह जो इस चीज से निकल गया है, ऑब्टेन कर लिया है पीस को, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। वह जो सॉरो से निकल गया है, कभी उसने सॉरो को फील नहीं किया, तो वो उस दुख से निकल चुका है, वो अब उस दुख को कभी फील नहीं करेगा। और अगर वो फील नहीं करेगा तो वो ब्लेस्ड रहेगा, मतलब वो खुश रहेगा हर वक्त। वो समझेगा कि उसके ज़िंदगी का जो जीने का तरीका है बिल्कुल एक तरीके से सुलझा हुआ है कि मृत्यु हर मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक है और इसलिए उसे आगे कुछ और नहीं करना चाहिए। खैर,
इस चैप्टर में तो इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।